ठीक है, यहाँ पे एक फोर व्हीलर है जिसका वेट जो है वो कहाँ से एक्ट हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे एक्ट होगी, ये जो वे व्हीकल है वो एक्चुअली में फोर्स सरफेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। इस टायर से कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इस टायर से कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो ये जो सरफेस है इसको अपर डायरेक्शन में क्या देगी रिएक्शन, दोनों टायर्स पे नॉर्मल रिएक्शन होगी। ठीक है, स्टार की नॉर्मल रिएक्शन कितनी है n1, और इस स्टार पे जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रही है उसकी वैल्यू कितनी है n2। ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन की जो सम रहेगी n1 प्लस n2, ही किसके बराबर रहेगी, व्हीकल का वेट mg। ये जो कंडीशन है ये तब की कंडीशन है जब व्हीकल जो है वो कहाँ पे चल रही है, एकदम स्ट्रेट चल रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कंडीशन फॉर नॉट टोपलिंग फॉर अ फोर व्हीलर। टोपलिंग मतलब मैंने समझाया था, टोपलिंग का मतलब पलट जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि टोपलिंग एक्चुअली में क्या होता है। जैसे कोई फोर व्हीलर है, ये रोड पे चलते चलते टोपल हो गई। टोपल हो गई मतलब क्या हो गई ये, ठीक है। अब ये इस तरीके से टोपल होना मतलब एक्चुअली में कौन सी मोशन हो गई, रोटेशनल मोशन। देखो कोई भी व्हीकल टोपल हो रही है मतलब वो ऐसे 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 जा रही है, इसका मतलब वो एक्चुअली में कौन सी मोशन हो गई, रोटेशनल। और रोटेशनल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉर्क। ठीक है, तो जब भी कोई व्हीकल टोपल हो रही है इसका मतलब उसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, टॉर्क एक्ट हो रहा है। तो हमको वही फाइंड आउट करना है कि ये टॉर्क, कौन सा टॉर्क उसके ऊपर एक्ट हो रहा है या किस टॉर्क की वजह से वो व्हीकल टोपल हो रही है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है जब फोर व्हील एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो व्हीकल है, इस व्हीकल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो एकदम सरफेस पे नहीं है, वो सरफेस से थोड़ी ऊपर है। मान लो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है सरफेस से वो कितनी है, h। ठीक है, ये जो व्हीकल्स के जो व्हील्स है, इधर वाला व्हील और इधर वाला व्हील, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस मान लो कितना है, ट्वाइस। इनर व्हील और आउटर व्हील इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस ए। तो ये हाफ कितना हो जाएगा, ए। ये वही हाफ कितना हो जाएगा, ए। अब हम लोग ये देखते हैं जब यही व्हीकल जैसे टर्न पे टर्न ले रही है उस समय टोपलिंग के चांसेस क्यों होते हैं, या उसके ऊपर टॉर्क कहाँ से जनरेट होते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे आते हैं इस डायग्राम पे। देखो ये व्हीकल है, सबसे पहले कंडीशन इमेजिन करोगे तो हम लोग फोर व्हीलर पे चल रहे हो और फोर व्हीलर लेफ्ट टर्न ले रही। तो जब वो टोपल होगी तो वो लेफ्ट पे ही होगी या राइट की तरफ लेफ्ट होगी, टोपल होगी। सीधी सी बात है, वो राइट की तरफ टोपल होगी। ठीक है, कोई फोर व्हीलर चल रही है, हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो उसके जो लेफ्ट व्हील है वो इनर व्हील पे, और जो राइट व्हील्स है वो कौन से व्हील पे, आउटर। मैं बोल रहा हूँ राइट के तरफ टर्न ले रही है, इसका मतलब उसके जो लेफ्ट व्हील है उनका कांटेक्ट रोड से पहले खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्या। तो ये व्हीकल है, ये व्हीकल एक्चुअली में इस डायरेक्शन में टर्न ले रही है। तो ये जो व्हील हो गई वो इनर व्हील हो गई, और ये जो व्हील हो गई वो आउटर व्हील हो गई। तो अगर ऐसी टर्न ले रही है तो वो इधर टोपल होगी, इधर टोपल हो रही है, इसका मतलब ये जो व्हीकल है इसका कांटेक्ट जो है वो रोड से पहले खत्म होगा। ठीक है, आवाज मत करो। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये व्हीकल के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन थी हमने इसको किससे इंडिकेट किया है, n2। और इस व्हील के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको हमने किस चीज से इंडिकेट किया है, n1। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसका जो कांटेक्ट है वो रोड से तो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे रोड से कांटेक्ट था, इसका मतलब जो व्हीकल है वो वेट एक्सर्ट कर रही थी सरफेस पे, और इस वेट की वजह से यहाँ क्या जनरेट हुई थी, नॉर्मल रिएक्शन n1।
अब यहाँ पे जो व्हील्स है उसका कांटेक्ट ही खत्म हो गया रोड से। इसका मतलब क्या होगा कि अब ये व्हील जो है वो सरफेस पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, और फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा या वेट ही एक्सर्ट नहीं करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितनी हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब क्या होगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और इस व्हील की जो नॉर्मल रिएक्शन है N2, ये अभी भी कितनी है, नॉन जीरो है। समझ में आया? तो ये जो हमने इक्वेशन लिखे थे N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg, अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, नाउ N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी फोर व्हीलर या कोई भी व्हीकल अगर कर्व टर्न ले रही है तो वहां पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड सरफेस ऑफ रोड। तो यहाँ पे ये जो व्हीकल है वो इस डायरेक्शन में टर्न ले रही है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है इस टायर के बीच में और रोड के बीच में, ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, ये जो फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, therefore Fs इज इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास में यहाँ पे दो इक्वेशन है अभी, N2 इज इक्वल टू mg एंड Fs फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब ये जो टोपल हो रही है, मैंने अभी बताया टोपलिंग इज अ रोटेशनल मोशन, इज अ टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन। तो अगर ये टोपल हो रही है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई ना कोई टॉर्क या अनबैलेंस टॉर्क एक्ट हो रहा होगा। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि भाई यहाँ पे अनबैलेंस टॉर्क कहाँ पे एक्ट हो रहा है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये तो जीरो हो गया। ठीक है। अब ये mg जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, तो ये जो है वो क्या जनरेट करेगा, टॉर्क। देखो टॉर्क यानी क्या होता है, मेरे पास में कोई स्टिक है, हम इसको घुमाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हो, तो तुम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, फोर्स इस पैटर्न में, एफ एफ, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है, एल। ये दो फोर्सेस की वजह से ये क्या होगी, रोटेट होगी, और ये दो फोर्सेस जो है वो क्या जनरेट करेंगे, टॉर्क। और ये टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये भी फोर्स एक्ट हो रहा है, ये भी फोर्स एक्ट हो रहा है, ये भी फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यहाँ दो टॉर्क्स है एक्चुअली में, एक ऐसा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक साइड की कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये mg वेट क्या जनरेट करेंगे, टॉर्क। गेस करो ये जो टॉर्क जनरेट हो रहे हैं N2 और mg की वजह से जो भी टॉर्क जनरेट हो रहा है, उस टॉर्क की वजह से व्हीकल इस टाइप इधर रोटेट होगी या इधर रोटेट होगी। एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है, तो ये किधर रोटेट होगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल रिएक्शन और mg की वजह से जो टॉर्क जनरेट हुआ उसके वजह से ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। ठीक है। दूसरा टॉर्क देखते हैं। अब यह है तुम्हारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यह है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे तुम्हारे पास फिर से कोई रॉड है और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट हो रही है, तो ये इसको किधर रोटेट करेगा, इधर। समझ में आ रहा है ना। एक रॉड है, इसके ऊपर सेंटर से फोर्स नहीं लगा रहे हम लोग, कोई भी एक एंड से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो फोर्स है ये इसको इस टाइप से रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहे हैं, देखो फ्रिक्शनल फोर्स एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट नहीं हो रही,
अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट होता तो ये व्हीकल को इधर खींचता, पर फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ एक्ट होता है सरफेस ऑफ रोड और टायर में, जो फ्रिक्शन होता है यहाँ से, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ग्राउंड से थोड़ी ऊपर है, इसीलिए यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा इसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, और ये टॉर्क इस व्हीकल को इधर रोटेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे व्हीकल के ऊपर दो टॉर्क्स एक्ट हो रहे हैं, ये इनकी वजह से जो टॉर्क है वो व्हीकल को इधर रोटेट कर रहे हैं, और ये जो टॉर्क है वो व्हीकल को इधर रोटेट कर रहे हैं। तो दोनों टॉर्क जो है वो अपोजिट सेंस में काम कर रहे हैं। तो अब व्हीकल किस डायरेक्शन में टोपल होगी ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टॉर्क बढ़े। तो एक्चुअली में इन बैलेंस कंडीशन, हम लोग देखते हैं कि जो व्हीकल है उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से टॉर्क एक्ट हो रहे हैं। पहला T1 इज इक्वल टू, पहला टॉर्क जो है नॉर्मल रिएक्शन की वजह से था, टॉर्क इज इक्वल टू वन ऑफ द फोर्स, कोई भी एक फोर्स, N2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और mg मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, जो भी लेना है। फोर्स मीन्स mg मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। मैंने अभी बताया कि यहाँ से लेके इस व्हील तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, a है। तो यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, a। तो यहाँ आएगा t इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाय a, इक्वेशन नंबर 3। एंड अनदर टॉर्क T2 इज इक्वल टू, यहाँ जो टॉर्क एक्ट हो रहे हैं वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है, हाइट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ग्राउंड से हाइट कितनी है, h। therefore T2 is equal to, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला, या फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। देयरफॉर क्या होगा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय h, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हमारे पास अभी दो टॉर्क है, mga, और दूसरा टॉर्क है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय h। ये टॉर्क इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, और ये जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली में बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस्ड कंडीशन में दोनों टॉर्क्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सेम। मतलब दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अब वो जो व्हीकल है ऐसी ही रहेगी, वो इधर भी नहीं टोपल होगी इधर भी नहीं टोपल होगी, तो हम लोग उस कंडीशन पे इन इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर एच इज इक्वल टू, टॉर्क की वैल्यू कितनी है, एम जी टी। देख, एम और एम कैंसिल, दैट इम्प्लाइज वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा, आर जी ए, आर जी ए डिवाइडेड बाय एच। देयरफॉर वी इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, आर जी ए डिवाइडेड बाय एच। तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से, या जिस मैक्सिमम वेलोसिटी से वो व्हीकल है वो बिना टोपल हुए टर्न ले सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ी सी भी वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो व्हीकल टोपल हो जाएगी। अब वो किधर टोपल होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टॉर्क इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग अगर वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अगर v बढ़ाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, ये वाला टॉर्क इस डायरेक्शन में जो रोटेट करवा रहा, वो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और व्हीकल जो है वो क्या हो जाएगी, टोपल हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इस वेलोसिटी के फॉर्मूले से हमको साफ पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील्स, एंड h।
हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ रोड। तो देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हम चेंज नहीं कर सकते। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए या ट्वाइस ए इज द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स। अगर ए ज्यादा रहेगा मतलब दो टायर्स के बीच में जो गैप है, मतलब विड्थ जो है व्हीकल की, अगर वो ज्यादा होगी तो उसके टोपल होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि वो मैक्सिमम या ज्यादा वेलोसिटी से टर्न ले सकती है। हाइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट जो है वो सरफेस से अगर ज्यादा है, सरफेस से अगर ज्यादा हाइट है, जैसा उस दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था ट्रक और कार है, तो ट्रक की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहती है उसकी हाइट और कार की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहती है उसकी हाइट रोड के सरफेस से ट्रक की हाइट ज्यादा होती है, इसलिए उसके टोपलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। कार की हाइट कम होती है इसलिए उसके टोपलिंग के चांसेस क्या होते हैं, कम। तो अगर व्हीकल टोपल नहीं होना चाहिए तो उसके दो व्हील्स के बीच का सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए, और दूसरी बात, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी हाइट जो है वो रोड के सरफेस से कम होनी चाहिए। तो ये था तुम्हारी कंडीशन फॉर नॉट टोपलिंग ऑफ फोर व्हीलर।